सुप्रभात। ह्यूमैनिटीज़ बाय विकास आर्या में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस लेक्चर में राजनीतिक विज्ञान एनसीईआरटी कक्षा 12 पाठ संख्या 1 शीत युद्ध का दौर लेक्चर संख्या 6 हम इस लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं कि शीत युद्ध काल के दौरान जो छोटे छोटे नए नए देश स्वतंत्र हो रहे थे वे कौन कौन से आर्थिक मॉडल अपनाएं, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे तथा भारत और शीत युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव रहा, किस प्रकार का संबंध रहा और कि गुटनिरपेक्षता और भारत इन दोनों का संबंध हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा मिला था। जितने भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में देश शामिल थे इन सभी देशों को अल्प विकसित मतलब होता है कि वैसे देश जो बहुत ही थोड़े विकास किए थे, बहुत अभी प्रारंभिक अवस्था में थे, विकास की प्रारंभिक दौर में थे, उनको अल्प विकसित देश कहा गया। शीत युद्ध के दौरान जो तीसरी दुनिया बनी यानी गुटनिरपेक्षता में शामिल लगभग सभी वह देश थे जो कभी अभी अभी आज़ाद हुए थे और गरीब व अल्प विकसित थे। उस समय उनके सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आर्थिक विकास करना तथा देश को गरीबी के चंगुल से या जाल से बाहर निकालना था। इसी कारणवश तीसरी दुनिया के देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठाई और मांग की कि उन्हें भी विकास करने के समान अवसर मिलने चाहिए। इसी मांग को देखते हुए सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में एक रिपोर्ट पेश की गई। इसमें मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रणाली में सुधार के प्रस्ताव दिए थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है कि एक देश से दूसरे देशों में सामान भेजना फिर मंगाने की प्रक्रिया को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। तो इस व्यवस्था में जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें इसी चीज़ पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार लाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया और कहा गया कि जितने भी अल्प विकसित देश हैं उनको अपने संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण हो, यानी जितने भी जो अल्प विकसित देश अपने जितने संसाधन हो रहे हैं, जैसे खनिज संपदा हो गया, नेचुरल रिसोर्सेस हो गए, प्राकृतिक संसाधन है, उन सभी चीज़ों पर आप अपना पूर्ण स्वामित्व रखिए, पूर्ण नियंत्रण रखिए, किसी बाहरी व्यक्ति को आप स्वामित्व मत दीजिए। दूसरा कि अल्प विकसित देशों को विकसित देशों के बाजारों में व्यापार करने का मौका मिले। जितने भी अल्प विकसित देश है उनको ये अपॉर्चुनिटी दी गई, ऑफर दिया गया कि आप भी अब अपने यहाँ पर विदेशों में भी व्यापार कर सकते हैं। फिर विकसित देशों में जैसे अमेरिका है, संयुक्त अरब अमीरात है, फ्रांस है, कनाडा, ये सभी विकसित देश हैं। विकसित देशों में मंगाई जाने वाली प्रौद्योगिकी की कीमत कम हो। इस जो ये यूनाइटेड नेशन का जो ये हमारा ये हुआ ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में ये जो चर्चा हुई उसमें इन सभी बातों को ध्यान रखा गया और इस चीज़ों पर भी ध्यान दिया गया कि जितने भी ये विदेशों से जो प्रौद्योगिकी मंगाई जा रही टेक्नोलॉजी, उसकी कीमत कम हो ताकि जो अल्प विकसित देश है जिनके देश का जीडीपी कम है वो भी खरीद सकें। अल्प विकसित देशों को भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में विकसित देशों जितना महत्व प्रदान किया जाए। ये लोग आवाज़ उठाए कि जितने भी अल्प विकसित देश हैं उनको भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, इन सभी में इनको विकसित देशों जैसे इसमें क्या मिले, स्थान मिले। अब आइए अब हम चर्चा करते हैं भारत और शीत युद्ध, यानी शीत युद्ध के दौरान भारत की क्या स्थिति थी और भारत का क्या संबंध रहा। देखिए, गुटनिरपेक्ष के आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने दो स्तर पर अपनी भूमिका निभाई। एक, पहली स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपनी दोनों महाशक्तियों की खेमीबंदी से अलग रखा। जो दो महाशक्तियाँ थी ना, अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों के खेमे से भारत ने अपने आप को अलग रखा। और दूसरा, भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए 9 स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया। जो उपनिवेश के चंगुल से, समझ रहे हैं कि वैसे देश जो अंग्रेजों की गुलामी से बाहर निकले हुए हैं, तुरंत निकले, यानी जो स्वतंत्र हुए हैं, उन सभी देशों को प्रेरित करता था भारत कि आप महाशक्तियों के खेमे में मत जाइए। अगर जाता था तो उसका पुरजोर विरोध करता था। भारत की नीति ना तो नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रियता थी। भारत जो में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बहुत ही बौद्धिक उत्कृष्टता वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्ष कोई पलायन की नीति नहीं है। पलायन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसके विपरीत भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंदिता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूदा मतभेद को कम करने की कोशिश की। जो दोनों गुट थे, अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों गुटों के बीच कौन सी काम करने का प्रयास किया कि इन दोनों में मतभेद कम हो सके, इसकी कोशिश की। इस तरह उसने इन मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने शुरू का और ऐसा करता रहा, मध्यस्थता का भूमिका निभाते रहा भारत इन दोनों को कि ये आपस में झगड़ा ज़्यादा ना हो, बाद में भविष्य में कोई तृतीय विश्व युद्ध जैसा कोई युद्ध ना हो।
शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका तो सोवियत संघ के खेमे से नहीं जुड़े थे। भारत लगातार उनसे संपर्क साधता रहा और उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में नहीं जाने के लिए उनसे हमेशा संपर्क करता, उनको मोटिवेट करता रहता था। ठीक है ना, यही सब चीज़ें हैं। अब अगला आता है कि भारत और गुट निरपेक्ष, यानी गुट निरपेक्ष और भारत, यानी भारत गुट निरपेक्षता के में क्या इसका संबंध है। गुट निरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। पहली बात तो यह कि गुट निरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित साधता होता हो, ना कि महाशक्ति और उनके खेमे के देशों का। भारत शुरू से यही देखता आया है कि इसका अंतर्राष्ट्रीय फैसले जो लेता था हमारा भारत, वो इस पक्ष में लेता था जो कि हमारे देश का हित, अपने स्वदेश का हित हो, ना ही कि महाशक्तियों का। दूसरे, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरे महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे, यानी दोनों देश जो महाशक्ति उन दोनों से मधुर संबंध बना के भारत रखे हुए थे, और यदि एक इसका विरोध करता तो दूसरा इसको अपनाने की कोशिश करता। अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्ति में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है, तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। देखिए ऐसा कब हुआ था 1971 में, जब भारत ने स्वयं अगस्त में सोवियत संघ के साथ अपनी आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसे भारत का सोवियत खेमे में शामिल होना माना। उस समय भारत ने क्या किया, अमेरिका इसका विरोध कर रहा था, भारत पाकिस्तान ये बांग्लादेश का युद्ध होने जा रहा था। उसी दरमियान ये यहाँ पर इंदिरा गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो सोवियत संघ से इन्होंने सहयोग लिया था और अमेरिका उसमें विरोध कर रहा था। तो बहुत सारे ये पर्यवेक्षक देश ने बोला कि भारत गुट निरपेक्षता को छोड़ करके सोवियत खेमे में जा रहा है। लेकिन बात तो यहाँ पर दूसरा है, भारत ने अपनी ऐसी स्थिति बना के रखी थी कि अगर एक देश विरोध कर रहा है, एक महाशक्ति, वो दूसरे महाशक्ति उसको अपनाने की पुरजोर कोशिश करती थी। अनुचित दबाव डाल रहा है तो वह दूसरी यहाँ पर दे रहा है कि अगर कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता था और न ही धौंस जमा सकता था। हमारी जो नीति थी वह स्वतंत्र विदेश नीति थी जो ये इसी पर काम करती थी, और यही कारण रहा कि भारत कभी दोनों देशों की खेमा में नहीं जा सका। धन्यवाद। और इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो रहा, और अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि NCERT के एक लाइन को हमने पढ़ा है और वहाँ से लेकर के आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया, और अगले वीडियो में मैं प्रस्तुत करने जाऊँगा। और उसमें उस बहुविकल्पीय प्रश्नों में यह भी मैंने प्रावधान किया है कि जो क्वेश्चंस पिछली बोर्ड की परीक्षाओं में पूछी गई या फिर संभावित प्रश्न हैं कि आगामी बोर्ड की परीक्षाओं में भी आ सकती है, उन सभी प्रश्नों का संपूर्ण हमने एक PDF बनाया है जो कि अगली वीडियो से हम आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।